कपलिंग क्या क्या टाइप से कर सकते हैं मशीन्स में? एनीबॉडी पकड़ लो। अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप या तो सप्लाई कर रहे हो, आप करंट दे रहे हो, है ना। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब क्या हो गया कि कहीं से हम करंट दे रहे हैं या फिर करंट जनरेट हो रहा है, तो वो हो गया अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और एक हो गया मैकेनिकल सिस्टम कि अगर आप मोटर पकड़ते हो तो उसमें क्या हो रहा है, आप करंट दे रहे हो तो आपको मैकेनिकल वर्क डन मिल रहा है, रोटेशन में, रोटेशनल एनर्जी मिल रहा है। और अगर आप जनरेटर पकड़ते हो तो आप रोटेशन दे रहे हो, आप टरबाइन लगा रहे हो, फिर घुमा रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये दोनों सिस्टम के बीच पे अपने को चाहिए कपलिंग। ये कपलिंग किस टाइप का होता है, क्या क्या टाइप का हो सकता है बताओ? मैकेनिकल कपलिंग। मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच में कपलिंग होगा। क्या क्या टाइप का? अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब करंट आ रहा है, और मैकेनिकल सिस्टम तो शाफ्ट रहेगा, घूमेगा, इस टाइप का। तो इन दोनों को कपलिंग कैसे करें? समझ पा रहे हो मेरी बात? एनी आइडिया, एनीबॉडी? कपलिंग दो टाइप का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, है ना। या तो मैग्नेटिकली कपल करो या फिर इलेक्ट्रिकली कपल करो। सो कपलिंग दो टाइप का होगा, मैग्नेटिक कपलिंग एंड इलेक्ट्रिकल कपलिंग। कौन सा प्रेफर्ड है? प्रेफर्ड है अपना मैग्नेटिक कपलिंग। क्यों ऐसा है, मैग्नेटिक कपलिंग को क्यों प्रेफर कर रहे हो? व्हाई मैग्नेटिक कपलिंग इज प्रेफर्ड नॉट इलेक्ट्रिक कपलिंग? जब आप कपलिंग के बारे में बात कर रहे हो ना, तो समझो चीज को। क्या हो रहा है कि आपके पास एक स्टेटर है, एक रोटर है, और आप दोनों के बीच पे जो रोटेशन हो रहा है या फिर करंट चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, इनके बीच में एक कपलिंग कराना चाहते हो, फोर्स से पकड़ना चाहते हो एक दूसरे को, है ना। अभी इलेक्ट्रिक कपलिंग मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक कपलिंग मतलब आपको चार्ज से करना पड़ेगा। चार्ज पकड़ लो, ये दो प्लेट है और दोनों प्लेट में अलग अलग चार्ज है, दो टाइप के, तो एक दूसरे को खींच रहा है। आप अगर ये वाला जो प्लेट है इसको अगर खींच के दूर लेके जाते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फिर से इस प्लेट को खींचेगा, तो आपको एक मैकेनिकल वर्क डन मिलेगा। मूवमेंट होगा तब जाके मैकेनिकल वर्क डन मिलता है ना। अगर वर्क डन, मूवमेंट नहीं होगा तो फिर कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और ये फील्ड जो है दैट कैन इंटरेक्ट और दैट कैन मेक ए कपल। और हमको पता है कि करंट जब भी जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। सो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम फोर्स के लिए अगर आप एक मैग्नेटिक सर्किट बनाते हो, एक मैग्नेटिक सिस्टम बनाते हो, और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना चाहते हो सेम फोर्स प्रोड्यूस कराने के लिए, सो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? डेफिनेटली मैग्नेटिक वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो छोटे से क्या कहते हैं उसको, छोटा सा सिस्टम आपको बहुत ज्यादा फोर्स दे सकता है। बट सेम फोर्स अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अपने को चाहिए तो आपको बहुत बड़ा बड़ा प्लेट लगाना पड़ेगा, सिस्टम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो क्रिएट होगा दैट इज डेफिनेटली स्मॉलर देन योर मैग्नेटिक फोर्स, और उसी के चलते हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग इज प्रेफर्ड। हम लोग मैग्नेटिक कपलिंग को प्रेफर कर रहे हैं, है ना। नाउ जब कभी भी हम सिस्टम्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कोई भी सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना वो होता है लॉसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉसेस। तो मैं लॉसेस से शुरू करता हूँ मशीन्स को, कि लॉस कैलकुलेट करना और क्या क्या टाइप का लॉस होता है और कहाँ कहाँ पे लॉस होता है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, तब जाके हम बाकी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है,
तो आप क्या करोगे, या तो आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हो यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल इनपुट जो है वो क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, एंड इट विल बी कपल्ड विथ सम रोटर, और फिर वो रोटर को घुमाएगा, तब जाके आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। या फिर क्या हो सकता है, आप मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो, मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो, और वो मैकेनिकल इनपुट जो रोटर घूम रहा है, और उसी रोट जैसे पहले भी क्लासेस में मैंने बताया आपको कि रोटर को घुमा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, फील्ड रोटर में लगा दिए, उसी में करंट सप्लाई किए, तो फील्ड मैग्नेट क्रिएट हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड घुमा, तब जाके कपलिंग हुआ। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, यही होगा। अब लॉस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपका जो लॉस होगा वो इलेक्ट्रिकल लॉसेस है, इलेक्ट्रिकल लॉसेस। फिर क्या है, कपलिंग डिवाइसेस है, मतलब फील्ड है, तो यहाँ पे कुछ फील्ड लॉस होगा, है ना, फील्ड लॉस। और मैकेनिकल सिस्टम है, तो हमारा कुछ मैकेनिकल लॉसेस होगा। अब ये सारे लॉसेस को हमको बहुत बढ़िया से देखना है, क्योंकि जितने भी मशीन्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको लॉस रहेगा कि दिस मच इज योर armature loss, this much is your interpole loss, this much is your hysteresis loss, calculate the eddy current loss, calculate this loss, इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा आपका, है ना। सो इलेक्ट्रिकल लॉस, ये जो लॉस, तीन टाइप के लॉस बोला, क्या क्या, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो इलेक्ट्रिकल कुछ लॉस हो रहा है, फील्ड है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं तो फिर फील्ड में कुछ लॉस होगा, और मैकेनिकल सिस्टम है तो मैकेनिकल कुछ लॉस होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल लॉसेस को लेते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस। नाउ इलेक्ट्रिकल लॉसेस क्या होता है बताओ, व्हाट आर इलेक्ट्रिकल लॉसेस? Copper loss. Yes, copper loss. कॉपर लॉस कहां कहां पे हो सकता है, कॉपर लॉस कि क्या क्या पोजीशन पे मशीन्स का, पकड़ लो वो मशीन कुछ भी है, मैं एकदम जनरलाइज बात कर रहा हूँ, मशीन्स की बात कर रहा हूँ, वो मशीन हो सकता है आपका डीसी मशीन है, वो मशीन हो सकता है आपका एसी मशीन है, वो मशीन हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर है ना। बट लॉसेस जो होगा, कॉपर है तो कॉपर लॉस होगा। तो कॉपर कहाँ पे रहता है, जहाँ पे भी हम कोयल यूज कर रहे हैं, और जहां कहीं पे भी आपका करंट पास करेगा, जिस कोयल के थ्रू पास करेगा करंट, वहां पे एक लॉस होगा, और वो लॉस क्या होता है हमको पता है, कॉपर लॉस I² R। और ये बात हमने नेटवर्क में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी बहुत बार बात की है कि अगर कोई भी कंडक्टर है उससे करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस है, तो वहां पे I² R लॉस होता है अपना, है ना। सो कॉपर लॉस कहाँ कहाँ पे हो सकता है भाई, आर्मेचर पे हो सकता है, इसको हम बोलेंगे आर्मेचर लॉस, है ना, और आर्मेचर कॉपर लॉस या फिर आर्मेचर लॉस। और कहाँ हो सकता है, फील्ड, फील्ड में होगा। और हमको पता है अगर हम डीसी की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा कैटेगराइज करके भी लिख रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है, सीरीज, आपको पता है कि सीरीज डीसी और शांट, है ना, अलग दो टाइप के फील्ड कॉइल्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इस चीज को बाद में, अभी पता है इसीलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, है ना, ऑलरेडी आप लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो या तो हो सकता है कि सीरीज फील्ड लॉस हो, सीरीज फील्ड लॉस हो, या फिर हो सकता है अगर शांट कोयल है कुछ, अगर मेरे मशीन में शांट कोयल है तो शांट फील्ड लॉस होगा। तो ये जो फील्ड लगा बना रहे हैं हम, या तो फील्ड में कोयल यूज कर रहे हैं या फिर आर्मेचर में कोयल यूज कर रहे हैं, तो दो कोयल यूज कर रहे हैं। अब फील्ड का जो कोयल है ना, वो हो सकता है कि सीरीज में कनेक्ट किए हो आप आर्मेचर के साथ, या फिर एक पार्ट हो सकता है आप शांट मतलब पैरेलली कनेक्ट किए हो फील्ड को। तो या तो फील्ड इज कनेक्टेड पैरेलल और फील्ड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं कि सीरीज फील्ड या फिर शांट फील्ड। नाउ
दोनों में ही कोयल है, तो कोयल है तो लॉस है। और क्या क्या लॉस हो रहा है? आर्मेचर कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड लॉस, या फिर शंट फील्ड लॉस। और क्या लॉस है कॉपर लॉस में? और आएगा आपका इंटरपोल लॉस, इंटरपोल एंड कॉम्पेंसेटिंग फील्ड लॉस, फील्ड वाइंडिंग लॉस, कॉम्पेंसेटिंग फील्ड वाइंडिंग लॉस। ठीक है, ठीक है। जो इंटरपोल होता है, दो पोल के बीच में इंटरपोल लगाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम डीसी मशीन्स के वो आर्मेचर रिएक्शंस पढ़ेंगे तब। तो इंटरपोल होगा, कंपेंसेटिंग फील्ड वाइंडिंग होंगे, और वो कनेक्टेड रहते हैं आपके आर्मेचर कॉइल के साथ। तो ये सारे क्या है, आपके करंट पास हो रहा है इनको। जब करंट पास हो रहा है इसीलिए इलेक्ट्रिकल लॉस है, और इसको हम कॉपर लॉस में ऐड कर रहे हैं। और लास्ट जो लॉस होगा इलेक्ट्रिकल लॉस में, that is your carbon brush loss। ठीक है, लॉस इन योर कार्बन ब्रश। क्या डीसी मशीन से जहां पे जो चीज लगेगा उसी हिसाब से हम बाद में कंसीडर करेंगे। पहले एक जगह पे लेके आ रहे हैं सारे लॉस को कि ब्रश, कार्बन ब्रश आप लगाओगे डीसी मशीन पे, तो ब्रश में भी जो लॉस होगा वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रश के कार्बन का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के वजह से लॉस हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये भी आया आपके कॉपर लॉस के अंदर में, है ना। सो लॉसेस हमने देखा कॉपर लॉस में क्या क्या लॉस आ गए भाई। आर्मेचर का वाइंडिंग है तो आर्मेचर में आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया। फील्ड कॉइल है तो फील्ड लॉस हो गया। और फील्ड कॉइल किसे कनेक्ट कर सकते हैं? या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर शंट में कनेक्ट करेंगे। अगर सीरीज कनेक्ट करते हैं तो सीरीज फील्ड लॉस बोल रहे हैं, शंट में कनेक्ट किया हुआ है तो शंट फील्ड लॉस बोल रहे हैं। इंटरपोल या फिर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स हम लगाते हैं जो कनेक्ट होता है आपके आर्मेचर कॉइल के साथ और कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसमें जो लॉस होगा वो भी कॉपर लॉस है क्योंकि करंट की वजह से हो रहा है। और क्या लॉस हो रहा है कि हम जो ब्रश यूज कर रहे हैं कार्बन ब्रश, उस ब्रश में जो लॉस हो रहा है वो भी अपने कॉपर लॉस में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या लॉस होगा? यही होगा कॉपर लॉस के अंडर में, यही सारे कैटेगरी है। ठीक है, सो अगर आप बोलते हो कि भाई आर्मेचर लॉस, इसको कैसे लिखेंगे? आईए करंट होता है आर्मेचर का करंट, तो आई स्क्वायर इंटू आर है जो आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा। और जितना करंट आपके आर्मेचर के कॉइल के अंदर से पास हो रहा होगा वो अगर पता है तो आप आर्मेचर कॉपर लॉस निकाल सकते हो। सीरीज फील्ड का अगर रेजिस्टेंस पता है आपको और सीरीज करंट पता है तो आई एस सी स्क्वायर इंटू आर एस सी बोल देते हैं, है ना। सो ये हो जाएगा सीरीज लॉस। शंट फील्ड लॉस अगर बोलते हैं तो आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच, तो जितना रेजिस्टेंस होगा आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा वहां। नाउ ये तो हो गया कॉपर लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉस। उसके बाद और क्या लॉस आता है? और क्या लॉस आएगा? आयरन लॉस। आयरन लॉस। आयरन लॉस कहाँ पे होता है? आयरन लॉस कहाँ पे होता है और क्या होता है आयरन लॉस? कॉपर लॉस तो समझ में आया, करंट पास हो रहा है तो फिर हीट के फॉर्म में निकल जाता है, आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस है, वो सारे समझ में आए। आयरन लॉस कहाँ पे होता है और क्यों होता है? एडी करंट एडी करंट, और हिस्टैरिसीस। गुड, हिस्टैरिसीस। सो एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस को हम बोलते हैं आयरन लॉस बोलते हैं। ये क्यों होता है? हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है और एडी करंट लॉस क्यों होता है और कहाँ पे होता है? सर कोर पे होता है। हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस कोर पे होता है, मतलब मैग्नेटिक लॉसेस है ना। हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस ये अपने आयरन जो कोर रहता है कोर के अंदर होता है। तो करंट, एडी करंट बोल रहे हैं लेकिन ये इलेक्ट्रिकल लॉस नहीं है, मैग्नेटिक लॉस है। और एडी करंट लॉस जो है आपका
PE, कलर चेंज करके लिखता हूँ, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे एडी करंट का फॉर्मूला बताओ। PE is equal to your KE into BM square F square T square। ये होता है आपका एडी करंट लॉस। और हिस्टेरिसिस लॉस कितना होता है? PH is equal to eta BM पर 1.6 F into। now BM क्या है? BM is the maximum flux density, maximum flux density। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, है ना। और आपका V क्या है? V क्या है यहाँ पे? V is the volume of armature core, volume in meter cube। eta क्या है? eta is Steinmetz constant, ठीक है। eta is Steinmetz constant। और यहाँ पे अगर देखिए एडी करंट पे अगर, हाँ एनीबॉडी জায়গাটা অলপ ঠেক হ'ল না তাত পাইগিলে অলপ সেট কৰি দিম সেইকাৰণে মই যামেই না, বেছি দিন নাথাকো এতিয়া অলপ দেখি মই যাম এতিয়া। सो एडी करंट में देखो तो फिर क्या है कि ये हाँ सर एक सवाल है सर। हाँ बोलो सर अभी एक्चुअली सर याद नहीं आ रहा है सर ये एडी करंट सर ये सर क्या होता है सर ये एडी करंट? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले। आई एम एक्सप्लेनिंग। सो यहाँ पे एडी करंट पे जो कांस्टेंट दिख रहे हैं या फिर जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं वो क्या क्या है? बीएम क्या है? फ्लक्स डेंसिटी होगा। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। टी क्या है? व्हाट इज टी? टी इज थिकनेस। टी इज थिकनेस किस चीज का? जो हम एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? लेमिना बनाते हैं, है ना। कोर को काट काट के हल्का हल्का पीसेस बनाते हैं, उसका जो थिकनेस होगा वो थिकनेस है। और V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर। V इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर। बाकी तीनों तो सेम है। एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, पहले सारे लॉसेस में लिख लेता हूँ। तो ये हो गए आयरन लॉस। आयरन लॉस कहाँ पे हो रहे हैं? आपके कोर में हो रहे। क्या क्या? हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। उसके अलावा और क्या लॉस है? तीसरा टाइप का लॉस क्या है अपने पास? थर्ड टाइप का लॉस है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या क्या होता है बताओ? फ्रिक्शन लॉस। यस, तो एक हो जाएगा फ्रिक्शन लॉस और दूसरा है विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस क्या है? मैकेनिकल चीज है तो फिर शाफ्ट होगा, बियरिंग होगा, घूमेगा तो फिर फ्रिक्शन रहेगा और उस फ्रिक्शन की वजह से जितना लॉसेस होगा उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस, है ना। बियरिंग पे लॉस होगा तो दैट इज फ्रिक्शन लॉस। विंडेज लॉस क्या है? अब अगर कोई चीज घूम रहा है तो फिर वो डेफिनेटली वैक्यूम पे तो नहीं घूम रहा है, उसके चारों तरफ क्या है? हवा है, एयर है। तो उस एयर के वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं विंडेज लॉस, मतलब एयर फ्रिक्शन की वजह से, है ना। सो
अगर हम कंसीडर करें, अभी सारे लॉसेस तो लिख लिए भाई, क्या क्या लॉसेस लिखे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉस हो रहा है कॉपर लॉस, और वो कॉपर लॉस क्या है, या तो आर्मेचर में होगा, या फिर फील्ड में होगा, या फिर इंटरपोल कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में होगा, या फिर आपके कार्बन ब्रास में होगा। इन सारी जगह पे कॉपर लॉस होंगे। दूसरा क्या है कि आयरन लॉस है। आयरन लॉस दो टाइप के होंगे, एडी करंट लॉस होगा या फिर हिस्टेरेसिस लॉस होगा। मैकेनिकल लॉस दो टाइप के होंगे, फ्रिक्शन लॉस होगा या फिर विंडेज लॉस होगा। विंडेज लॉस मतलब एयर फ्रिक्शन, एयर के फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस है वो विंडेज लॉस है। नाउ ये सारे लॉसेस में फिर से हमको ये देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट लॉस क्या है और वेरिएबल लॉस क्या है। कौन सा लॉस कांस्टेंट है और कौन सा लॉस वेरिएबल है। ठीक है, आर्मेचर लॉस क्या कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? सो आर्मेचर लॉस वेरिएबल लॉस है। सीरीज फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सीरीज फील्ड वेरिएबल है। शंट फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। सो शंट फील्ड अपना कांस्टेंट लॉस है। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल लॉस है। इंटरपोल कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो कौन सा लॉस है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरपोल और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग जो होता है वो सीरीज कनेक्टेड होता है विथ योर आर्मेचर। आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल्स को। अब बताओ कि कौन सा होगा, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि आर्मेचर का करंट क्या हो रहा है, आर्मेचर का करंट वेरी करेगा। आर्मेचर का करंट वेरी करेगा तो फिर इंटरपोल का करंट भी वेरी करेगा, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का करंट भी वेरी करेगा, तो ये वेरिएबल लॉस होगा। और कार्बन ब्रश डेफिनेटली वेरिएबल होगा, क्योंकि लोड वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा, तो इसमें ब्रशेस में वेरिएबल लॉसेस आएंगे, है ना। सो दीज आर योर, यहाँ पे कांस्टेंट लॉस क्या मिला, सिर्फ कांस्टेंट लॉस मिला अपने को, शंट फील्ड लॉस कांस्टेंट लॉस। बाकी सारे फिर क्या है, कॉपर लॉसेस सारे वेरिएबल लॉसेस है कि नहीं? क्लियर? मैकेनिकल लॉस कांस्टेंट लॉस है कि वेरिएबल लॉस है? मैकेनिकल लॉस जो होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, क्या वो लोड पे डिपेंड करेगा? क्या वो कांस्टेंट पकड़ेंगे कि इसको? कांस्टेंट लॉस। मैकेनिकल लॉस इज आल्सो कांस्टेंट लॉस, क्योंकि जब आपका मशीन घूम रहा होगा तो एट ए पर्टिकुलर स्पीड आपका जो लॉस होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो स्पीड के साथ वेरी करेगा डेफिनेटली, बट एट पर्टिकुलर स्पीड दीज लॉसेस आर कांस्टेंट, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट लॉस बोल रहे हैं। रोटेशनल लॉस, रोटेशनल लॉस, रोटेशनल लॉस किस क्या क्या बोलोगे? रोटेशनल लॉस बोलने से क्या क्या होगा? लॉसेस तो यही सारे है, और कोई लॉस है क्या? और कोई लॉस नहीं है, तो इनमें से रोटेशनल लॉस क्या क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस, ओके। और कुछ? रोटेशनल लॉस इज योर आयरन लॉस, टोटल आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस एंड योर एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस। आप बोलोगे एडी करंट हिस्टेरेसिस का रोटेशन के साथ क्या लेना देना? एडी करंट और हिस्टेरेसिस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी स्पीड पे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जब पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रोटेशनल लॉस इज योर आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। ठीक है, अब टोटल कांस्टेंट लॉस अगर मैं बोलूं तो
टोटल कांस्टेंट लॉस कितना हो जाएगा? कांस्टेंट लॉस जितना अपना रोटेशनल लॉस होगा, रोटेशनल लॉसेस प्लस क्या होगा? रोटेशनल लॉस देखो कांस्टेंट लॉस में बोल रहा हूँ, मैकेनिकल लॉस इज ए कांस्टेंट लॉस, आपको पता है आयरन लॉस इज ए कांस्टेंट लॉस, है ना? प्लस क्या है? शांट फील्ड लॉस इज कांस्टेंट लॉस, ठीक है? सो टोटल कांस्टेंट लॉस अगर मैं करता हूं तो क्या आ रहा है? रोटेशनल लॉस प्लस योर शांट फील्ड लॉस। क्लियर? समझ में आया? तो एक बार फिर से बोलते हैं कि लॉसेस क्या क्या देखे। 3 टाइप के लॉस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉस होगा, कपलिंग में लॉस होगा और मैकेनिकल सिस्टम में लॉस होगा। मैकेनिकल सिस्टम में 2 लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, विंडेज लॉस, दोनों कांस्टेंट लॉस है। आयरन लॉस कपलिंग में हो रहा है, मैग्नेटिक कपलिंग कर रहे हैं तो आयरन लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है, एडी करंट लॉस हो रहा है। दोनों क्या है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? रोटेशनल लॉस बोल रहे हैं। और क्या लॉस है भाई? और लॉस है अपना कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट कितना फ्लो हो रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। शंट फील्ड में करंट जो है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है और शंट के अक्रॉस पे सेम करंट पास करेगा, तो शंट फील्ड लॉस इज कांस्टेंट लॉस। बाकी क्या लॉस रह गए कॉपर लॉस पे? आर्मेचर लॉस, सीरीज फील्ड लॉस, क्या बोले थे, इंटरपोल एंड कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग लॉस एंड योर ब्रश लॉस। ये सारे वेरिएबल लॉसेस है। समझ में आया पूरा? पिक्चर क्लियर? बताओ भाई, पिक्चर क्लियर? नाउ शांति पूछे थे कि ये हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होता है, ठीक है? एडी करंट क्या होता है? सबसे पहले बताओ हिस्टेरेसिस क्या होता है? सर आयरन लॉस भी कांस्टेंट लॉस होता है ना सर? हाँ, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस, यही तो बोले। आयरन लॉस इज कांस्टेंट लॉस, मैकेनिकल लॉस इज कांस्टेंट लॉस, और आपके मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस को मिला के आप बोलते हो रोटेशनल लॉस। तो ये नाम पता होना जरूरी है क्योंकि सवाल जब आपका न्यूमेरिकल से भी करोगे तो आपको बोला फाइंड आउट द टोटल रोटेशनल लॉस, फाइंड आउट द टोटल मैकेनिकल लॉस, और मैकेनिकल लॉस तो निकालना देता है, रोटेशनल लॉस बोल सकता है, कांस्टेंट लॉस, टोटल कांस्टेंट लॉस। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कांस्टेंट लॉस इज रोटेशनल लॉस प्लस योर शंट फील्ड लॉस, है ना? रोटेशनल लॉस क्या क्या है? आयरन लॉस एंड योर मैकेनिकल लॉस। ये चीज अगर अपने दिमाग में क्लियर है कि लॉसेस का कैटेगरी क्या क्या है तो हम न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके सर आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस है क्या? आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस है। अब कोर पे हो रहा है, उसमें जो वेरी करेगा वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से वेरी करेगा, और करंट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा, जो भी कोर बनना है वो तो बना दिया। थिकनेस जो भी लेमिनेशन का काटे हो वो बना दिए। आप फॉर्मूला देख लो, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए लिखा था, यहाँ पे देखो। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स डेंसिटी भी आप मोटा मोटी कांस्टेंट बोलो। तो किस चीज पे वेरी कर रहा है? एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर frequency square of the frequency, and hysteresis loss is directly proportional to your frequency, linear। ठीक है, देख लो एक बार, शुरू से बोल रहा हूं एक बार। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 चीजें हो रही है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दूसरा कपलिंग, तीसरा मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो फिर इलेक्ट्रिकली कुछ लॉसेस होता है। इलेक्ट्रिकल का लॉसेस कहाँ पे होता है कि करंट पास करता है तो कंडक्टर के अंदर I²R लॉस होता है। रेजिस्टेंस हमने बहुत बार डिस्कस किया ये चीज को, I²R लॉस होता है। तो कॉपर कहाँ पे है भाई?
आर्मेचर पे भी कॉइल लगाए हैं, फील्ड में भी कॉइल लगाए हैं। तो आर्मेचर के अंदर से जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे आर्मेचर लॉस, और फील्ड कॉइल जो होगा उसमें जो लॉस होगा फील्ड लॉस। फील्ड कॉइल को कनेक्ट करने का दो तरीका होता है, या तो आप आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करो या फिर आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्ट करो, मतलब पैरेलल कनेक्ट करो। तो पैरेलल कनेक्ट करोगे तो पैरेलल सर्किट जो रहेगा आर्मेचर का, उससे करंट जो पास करेगी वो हमेशा कांस्टेंट है, इसीलिए शंट फील्ड लॉस इज ए कांस्टेंट लॉस, सीरीज फील्ड लॉस इज वेरिएबल लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस इज वेरिएबल लॉस, है कि नहीं? कॉपर लॉस और कहां पे होता है? फील्ड रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस, क्या कह रहा हूं, आर्मेचर रेजिस्टेंस के अलावा अपने को और कॉइल कहां देखने को मिल रहे हैं? इंटरपोल में कॉइल देखने को मिलते हैं, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग्स में कॉइल देखने को मिलते हैं। तो वहां पे जो लॉस होगा वो क्या होगा? आर्मेचर, क्योंकि कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, तो वो वेरिएबल लॉस होगा। आर्मेचर में जो भी लॉस होगा वो वेरिएबल होगा, लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो लोड बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, लोड घटेगा करंट घटेगी, तो लॉस भी कम ज्यादा होगा। और क्या है? कार्बन लॉस है कि हम जो डीसी मशीन है तो कार्बन ब्रश लगाएंगे तो फिर वहां पे कार्बन लॉस होगा, और वो भी वेरिएबल लॉस होगा। आयरन लॉस पे हमने देखा हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है, एडी करंट लॉस हो रहा है। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है, एडी करंट लॉस क्यों होता है? इट इज मेनली ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है? फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से ये दोनों लॉसेस होती है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा दोनों लॉसेस को। और तीसरा लॉस होता है आपका मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या होता है? फ्रिक्शन लॉस एंड योर विंडेज लॉस, ठीक है? क्लियर? फिर क्या बोला? रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस क्या बोल रहा हूं कि रोटेशन मतलब फ्रिक्शन के, रोटेशन की वजह से फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन विंडेज हो गया और आपका फ्रिक्शन लॉस हो गया, दोनों मैकेनिकल लॉस के कैटेगरी में आ गए। और क्या है? जब रोटेट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कौन सा लॉस है भाई? आयरन लॉस है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। कांस्टेंट लॉस क्या क्या हो गया फिर? रोटेशनल लॉस मतलब जो मैकेनिकल लॉस है अपना प्लस आपका आयरन लॉस है, दोनों ही आ गए। और कांस्टेंट कौन सा लॉस रहता है? शंट फील्ड लॉस कांस्टेंट रहता है। अब क्लियर? एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना? तो हिस्टेरेसिस लॉस को समझते हैं पहले कि हिस्टेरेसिस लॉस क्यों आता है। देखो आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को एक अच्छा पाथ देने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग कोर बनाते हैं, है ना? कोई भी अगर कोयल है तो एक कोयल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम लोग किसी एक कोर के ऊपर इसको वाइंड करते हैं। कोई भी एक कोर रहता है और कोर के ऊपर हम लोग वाइंडिंग्स लगाते हैं। ये बन गया आपका कोर, और कोर के ऊपर आप लगा दो आपका वाइंडिंग। क्यों कोर के ऊपर लगा रहे हैं? ताकि अपने को क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक अच्छा पाथ मिल सके, है ना? जिसमें रिलक्टेंस कम हो। एयर में रहेगा तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए हम मैग्नेटिक कोर बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर बनाते हैं। और इसको बनाने से क्या होता है, जो मैग्नेटिक, ये जो आयरन पार्टिकल्स है अंदर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो अपने आप को रीओरिएंटेड करेंगे, मतलब उनका ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा। किसके हिसाब से? जब भी इस कॉइल में करंट पास होगा, जब कभी भी इस कॉइल से करंट पास होगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स अपना ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे अंदर। तो फिर से वो, अगर ये वाला जो करंट है
ये वाला करंट अगर कांस्टेंट हो गया तब तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम एसी करंट यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, तो वो रोटेशन चेंज होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, तब आपका मॉलिक्यूलर जो ओरिएंटेशन है वो भी बार बार चेंज होता रहेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर में वो भी चेंज होती रहेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इनसाइड द कोर ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, वो अपना जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, तो इसी के वजह से लॉसेस आती है। अब इसको और बढ़िया तरीके से समझने के लिए हम हिस्टैरिसीस कर्व ड्रॉ करके देख सकते हैं कि इधर अगर मैं लगा दूं H और यहाँ पे लगाता हूँ B। H क्या है, फील्ड इंटेंसिटी, और B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। और हमको पता है कि H जो है, H इज इक्वल टू क्या है बताओ, H इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू Ni अपन L, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है। सो Ni अपन L, नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स्ड होगा, लेंथ of the conductors, n is the number of turns, I is the current passing through it, H is the field intensity, यही तो है। So number of turns fixed है, length आपका fixed है, तो H is directly proportional to what, H is directly proportional to your instantaneous current। अब instantaneous current अगर होता है तो I is equal to what, I am sin omega t। Now if it is a sine function, तो हमको क्या पता है भाई, साइन फंक्शन है तो ये इस तरीके से वेरी करेगा, एक बार मैक्सिमम पे जाएगा, दूसरी बार नेगेटिव पे मैक्सिमम पे जाएगा, यही होगा ना। दिस विल बी योर Im एंड दिस विल बी योर माइनस Im, दिस इज योर जीरो। तो जीरो से pi by 2, pi 3 pi by 2 and यही तो होगा। तो करंट जब मैक्सिमम पे जा रहा है, 0 टू मैक्सिमम पे जब करंट पास फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक, जब Im मैक्सिमम है तो जो आपका फील्ड इंटेंसिटी होगा, फील्ड इंटेंसिटी भी मैक्सिमम पे आएगी, और आपका जो बी होगा वो इस तरीके से पड़ेगा, लीनियर। कैसे जा रहा है, लीनियर। पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ओरिएंटेड हो गए, उसके बाद और मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन होने का जगह नहीं है, है ना। तो वहां पे आके क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। फिर आप कितना भी आप फील्ड बढ़ाओ, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाओ, आपका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और यही होता है आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो जितना पकड़ना था फ्लक्स को उतना पकड़ लिया, उसके बाद और इस कोर के अंदर में फ्लक्स जगह नहीं होगा, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो गया आपका HM, उसके बाद I आपका ड्रॉप हो रहा है, जब I गिर रहा है तो फिर H क्या होगा, H भी ड्रॉप होगा, I गिर रहा है तो फिर से रीओरिएंटेड हो रहा है, ये आते 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 अभी क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रह जाएंगे जो रीओरिएंटेशन, मतलब पूरा का पूरा सारे के सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह पे फिर से नहीं आ रहे हैं, वो ओरिएंटेड ही रह रहे हैं, तो कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बच जा रहा है। और इसी जो मैग्नेटिक फील्ड जितना बच जा रहा है, इसी को हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इतना रेसिडुअल मैग्नेटिक इफेक्ट रह गया। जब आपने करंट जीरो कर दिया, फील्ड इंटेंसिटी जीरो कर दिया, मतलब फील्ड इंटेंसिटी जीरो मतलब क्या, जिस फील्ड में आपने रखा था
वो फील्ड अपने हटा दिया है। अब फील्ड हटा दिया है, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड बच गया है, फ्लक्स बच गया है, उसी को कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यहाँ पे अपने पाई पे आ गए, मतलब पूरे जीरो पे आ गया आपका फिर से फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन जो आपने मटेरियल लिया था, जो कोर लिया था, कोर के अंदर कुछ एक मैग्नेटिज्म रह गया। अब क्या होगा, अब दूसरे डायरेक्शन पे जाएगा, यहां से लेके यहां तक 3π/2। अब करंट क्या हो रहा है, नेगेटिव मैक्सिमम पे जा रहा है, और जब करंट नेगेटिव मैक्सिमम पे जा रहा है यहां से लेके यहाँ पे आके क्या हो गया, मेरा H 0 हो गया, सॉरी B 0 हो गया, फ्लक्स जो था वो 0 हो गया। क्यों, जो मॉलिक्यूल्स पहले ओरिएंटेड रह गए थे वो फिर से अपनी जगह पे आ गए, और सारे मॉलिक्यूल्स उल्टे डायरेक्शन पे अब 0 हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो फोर्स हमने लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन पे टू मेक द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म 0, जो फ्लक्स था उस फ्लक्स को 0 करने के लिए हमने जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो फील्ड इंटेंसिटी लगाया, उल्टा डायरेक्शन में जो करंट लगाया, उसी को आप बोलोगे कोएर्सिव फोर्स, कोएर्सिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोएर्सिविटी। अब क्या है, ये मैक्सिमम पे जाएगा निगेटिव पे, और मैक्सिमम पे जब जाएगा तो आपका फ्लक्स नीचे उल्टा डायरेक्शन पे, फिर फ्लक्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम तक पहुंच रहा है, फिर सैचुरेटेड कंडीशन मिल रहा है, यहाँ पे आके सैचुरेटेड हो गया। अब यहाँ से लेके फिर से करंट बढ़ रहा है, जब करंट बढ़ रहा है तो फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगा, तो फ्लक्स फिर से बढ़ेगी, और फ्लक्स जब बढ़ेगी आपकी बार वो 0 नहीं होगी, इस साइड आके यहाँ पर जाएगी। तो फिर से नेगेटिव एक्सिस पे जो मिला हमको, ये क्या मिला, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिला Br। ये कंप्लीट हो गया आपका एक साइकिल। यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, अब करंट फिर से दूसरे साइकिल पे जाएगी, तो ये भी बढ़ के यहाँ पे जाएगी, और फिर इसी पाथ को फॉलो करेगी, इस पाथ पे फिर से नहीं आने वाली है। एक बार जैसे ही आपने वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया कोर के अंदर, वो फिर से घूम के अपने ओरिजिनल पोजीशन 0 पोजीशन पे आ नहीं रही है, वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होल्ड कर रही है ना। नाउ इसी कार्ब के ऊपर डिपेंड करके इसको क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। बियर को क्या बोलेंगे, दिस बियर, इसको बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। नाउ यू कैन सी कि ये लूप जो है, ये लूप जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिल रहा है। जितना बड़ा लूप उतना ज्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, उतना ज्यादा होल्ड कर पा रहा है मटेरियल। इसीलिए बोलते हैं कि हिस्टेरेसिस लूप बड़ा होगा तो वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, हिस्टेरेसिस लूप छोटा होगा तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होल्ड करने की कैपेसिटी उस पर्टिकुलर मटेरियल में ज्यादा है कि कम है, वो आपका हिस्टेरेसिस लूप से पता चल जाता है। समझ में आया कुछ? आप अगर हिस्टेरेसिस लूप देखते हो तो जिसका लूप वाइड होगा, जिसका लूप बड़ा होगा, वो ज्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होल्ड करेगा, है ना। वो पर्टिकुलर मटेरियल क्या कर रही है, ज्यादा मैग्नेटिज्म होल्ड करके रख रही है, ज्यादा फ्लक्स होल्ड करके रख पा रही है, तो वो क्या हो गई, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। उसको हम बोलेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। किसको, जिसका वाइड लूप होगा, वाइड हिस्टेरेसिस लूप जिसका होगा, उसको बोलोगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को होल्ड करके रख सकता है, मतलब वो एक मैग्नेट बन के रह सकता है। और जो मटेरियल का लूप छोटा है, नैरो है, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक
मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसका नैरो हिस्टेरेसिस लूप है, क्योंकि वो ज्यादा मैग्नेटिज्म पकड़ के नहीं रख पा रही है, हल्का सा रहेगा, इसीलिए इसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पे यूज होता है बताओ? कहाँ पे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है? Generator. एसी जनरेटर में हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे कौन? ऑल्टरनेटर पे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल सही रहेगा कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल सही? बताओ। हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पे यूज करेंगे? और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पे यूज करेंगे? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वहां पे यूज करना है जहां पे आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं चाहिए। अगर आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है तो आपका क्या होगा? हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा, है ना? यहां से देखो हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा, तो एसी मशीन में अगर हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा तो आपका तो लॉस बढ़ गया ना भाई। तो एसी मशीन्स के लिए क्या है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया? फॉर एसी मशीन्स आपको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करना है। अब डीसी मशीन्स में क्या है? हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, स्टार्टिंग के लिए भी चाहिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। सो डीसी मशीन्स में हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। पीएमएमसी डिवाइसेस, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पे आपका HC is less than your 1000 ampere, इसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। देख लो एक बार, देख लो हिस्टेरेसिस समझ में आया? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। फोर्स ऑफ कोएर्सिविटी क्या है? कोएर्सिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोएर्सिविटी एंड योर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। जल्दी से देखो और बताओ, फिर एडी करंट पे मूव करेंगे। हो गया? शांति, समझ में आया? सर तो क्लियर नहीं हुआ है सर, हिस्टेरेसिस लॉस। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? देखो क्या होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग कोर बना रहे हैं। कोर किस चीज का बना रहे हैं? मैग्नेटिक मटेरियल का बना रहे हैं ना। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन पीसेस, सीधी बात। अब जब मैग्नेटिक मटेरियल आप ले रहे हो, कोई भी एक मटेरियल ले रहे हो, तो इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स है। एंड वी ऑल नो दैट ऑल मॉलिक्यूल्स आर इनहेरेंटली मैग्नेट इटसेल्फ। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने में एक मैग्नेट है, क्योंकि आपके इसके अंदर के, अब और डेप्थ में जाना पड़ रहा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? उनका ओरिएंटेशन रहता है, स्पिन करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन पे स्पिन करते हैं। अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो एक डायरेक्शन पे हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, पेयर बन जाता है, तो फिर मैग्नेटिकली न्यूट्रल कर देता है। बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा आपको। नाउ
जब आप कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को इसी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के ऊपर बेस करके, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं उसके ऊपर बेस करके हम लोग डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिस्क्राइब करते हैं ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और उसके वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अचीव कर पाता है। नाउ आप क्या कर रहे हो, ये एक मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन का एक पीस है, और इस आयरन के पीस को ना मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं फील्ड बोल रहा हूँ, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं तो इसका एक इंटेंसिटी होगा, और इंटेंसिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे वो कितना फोर्स लगा सकता है, वही तो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब क्या है कि इसके ये जो इसका फील्ड हम बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड क्रिएट हुआ है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा पाता है, वही हम डिस्क्राइब करते हैं फील्ड इंटेंसिटी से। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, फोर्स जो होता है, वो फोर्स हमने देखा था कितना होता है, m1 m2 by 4 pi mu not r square, mu not mu1 परमेबिलिटी। ये तो था आपका कोलम्ब्स लॉ। इसी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे यूनिट मैग्नेटिक पोल के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाता है, उसी को आप बोलते हो इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यूनिट पोल पे मतलब m2 इक्वल टू 1, तो 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर आर स्क्वायर, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना समझ में आया फील्ड इंटेंसिटी क्या है। एच फील्ड इंटेंसिटी का फिर ये क्या होगा, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर वेबर। Now this field intensity that I have described here, it is for what? It is for your permanent magnet, magnetic pole के वजह से। बट हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं भाई, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जब यूज कर रहे हो मतलब आप कोई परमानेंट फिक्स्ड पोल नहीं पकड़ सकते हो, आप क्या कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो, और करंट के वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है, और उसका जो रिलेशन है दैट इज Ni/L होता है। दिस इज फॉर योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों ही फील्ड इंटेंसिटी है, समझ रहे हो। दिस इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक पोल है आपका m वेबर का एक मैग्नेटिक पोल है, और उस मैग्नेटिक पोल के वजह से फील्ड क्रिएट हुआ, इसीलिए हम इस तरीके से लिख पाए। लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, कैसे लिखना है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट फ्लोइंग, कि जितना करंट जाएगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा आपका फोर्स, एंड डिवाइडेड बाय L, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, वही होगा फील्ड इंटेंसिटी। नाउ जब इस फील्ड इंटेंसिटी में आपने ये वाला जो आपका मटेरियल है, इस मटेरियल को रख दिया है, तो जैसे जैसे आप इस मटेरियल को इस फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, फील्ड के अंदर लेके आओगे, पकड़ लो ये वाला, ये फील्ड को थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, पकड़ लो ये पूरा का पूरा फील्ड है, ठीक है। अब जब आप ये वाला जो अपना मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, इसको जब हम इस फील्ड के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये सारे फील्ड फ्लक्सेस किधर से पास होंगे, अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो सारे के सारे फ्लक्स इसके थ्रू पास होंगे, बाहर से कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक मटेरियल है, सारा खींच लेगा वो अपने अंदर। जैसे ही इसके अंदर से ये वाला फील्ड पास होने लगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ये पहले किसी भी डायरेक्शन पे ओरिएंटेड थे, ठीक है,
ये किसी एक डायरेक्शन पे ओरिएंटेड नहीं थे और अपने आप को बैलेंस करके मैग्नेटिकली न्यूट्रल बन के बैठे हुए थे। अब जब इनके ऊपर फोर्स लगा तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीओरिएंटेट करेंगे और पकड़ लो एक ही डायरेक्शन पे आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब ये अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन पे आ जाएंगे, तो इस जो ब्लॉक है अपना मैग्नेटिक मटेरियल का, इसके अंदर भी एक पोल क्रिएट हो जाएगा, एक तरफ नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, एक तरफ साउथ पोल क्रिएट होगा। और ये इधर से जा रहा है तो जिधर घुसेगा आई थिंक इधर नॉर्थ इधर साउथ हो जाएगा अंदर। ये जो अंदर के तरफ क्या हो गया उल्टा, यहाँ पे देखो इधर से अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है और अंदर में फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और तो ये अंदर में सारा का सारा फ्लक्स एज को जो पकड़ेगा वो एज फील्ड इंटेंसिटी का कितना पकड़ सकता है, उसी को आप डिस्क्राइब करते हो फ्लक्स डेंसिटी से। और फ्लक्स डेंसिटी को इसीलिए हम लिखते हैं फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू म्यू इनटू एच। म्यू क्या डिस्क्राइब करता है, परमियाबिलिटी डिस्क्राइब करता है कि वो कितना फ्लक्स को पकड़ सकता है। कांस्टेंट की कौन सा मटेरियल है, मटेरियल कितना फील्ड को पकड़ के रख सकता है। अब डिपेंड करेगा ना, हो सकता है अगर म्यू इक्वल टू 1 हो गया तो आपका जो फील्ड इंटेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू योर फील्ड फ्लक्स। लेकिन हर एक मटेरियल क्या है कि पूरा का पूरा आपका पकड़ के नहीं रख पाएगा, कुछ आपके लॉसेस रहेंगे, इसीलिए B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। और म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, उसी के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल के परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस पे फ्लक्स कितना आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझ में आ रहा है शांति क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ हाँ सर। क्या बोला कि एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए आयरन का पीस। अब आयरन का पीस है तो फिर ये तो मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन हमको पता है इसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखने से मैग्नेट बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो अभी जो है ऐसे स्टेटस पे वो हैप्पैज़ार्डली ओरिएंटेड है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं है। जब हम इसी आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके आएंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड पे रख देंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे रीओरिएंटेड हो जाएंगे और वो बार जो है वो खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। सारे मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड है। अब अगर आप इसको दूसरे डायरेक्शन पे, एक बार तो आपने इधर से फील्ड इंटेंसिटी लगाया तो इधर नॉर्थ पोल बना, इधर साउथ पोल बना। आप क्या कर रहे हो, आप कुछ देर के बाद आपका फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो जा रहा है, फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। एसी करंट होगा तो आपका फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। जैसे फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ये फिर से अपने आप को रीओरिएंटेट करेंगे इस डायरेक्शन पे। पहले इधर क्या हो, पहले इस तरफ माइनस था, इधर प्लस था, अभी क्या हो जाएगा, अभी उल्टा हो जाएगा, है ना। अभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पहले इधर माइनस था इधर प्लस था, तो जैसे हमने फील्ड को चेंज किया अब इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो पहले अगर नॉर्थ पोल इस साइड बना था, पहले का नॉर्थ पोल इधर बना था, साउथ पोल इधर बना था, अब क्या होगा, जैसे हमने फील्ड को चेंज किया नॉर्थ पोल चेंज हो गया, इधर साउथ पोल बन जाएगा, इधर फिर से नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये नॉर्थ साउथ अंदर में भी चेंज होता रहेगा। लेकिन जो सारे मॉलिक्यूल्स है ना अंदर के, वो सारे मॉलिक्यूल्स रीओरिएंटेड इतना आसानी से नहीं होंगे। अगर आसानी से हो जाते हैं, सारे के सारे हो जाते हैं, तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बनते हैं। कि जैसे ही आपने इस फील्ड को जीरो किया और फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगाया, उसी वक्त आपका फील्ड फ्लक्स भी, इसके अंदर का फ्लक्स जो है वो भी जीरो हो गया, सारे मॉलिक्यूल्स फिर से रीओरिएंटेड हो गए, तो खत्म कहानी। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि रीओरिएंटेशन को मना कर देंगे कि नहीं भाई हम फिर से उधर नहीं जाएंगे, तब जाके वो पर्टिकुलर मैग्नेट पे क्या रह जाता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लक्स रह जाती है।
अभी कितना फोर्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगाना है, फील्ड कितना ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगाना है ताकि इसके अंदर का जो फ्लक्स है वो जीरो बने, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। और वो हमको यहाँ पे दिखता है हिस्टैरिसीस लूप पे, कि जैसे जैसे आपने करंट को चेंज किया यहाँ पे जीरो से लेके मैक्सिमम और मैक्सिमम से लेके फिर से जीरो फर्स्ट साइकिल पे, तो हमने देखा अपना जो लूप था वो लूप पहले बढ़ा, फिर क्या हुआ एक टाइम पे यहाँ पे सारे मैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे ओरिएंटेड हो गए। उसके बाद आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, उसके बाद आप यहाँ से इंटेंसिटी और भी बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे और ओरिएंटेशन का जगह नहीं है, तो यहाँ पे हो गए आपके सेचुरेटेड पोजीशन, सेचुरेशन। अब और जगह नहीं है, मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन का और जगह नहीं है, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो था वो आ गया। ये मैक्सिमम फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि ये मटेरियल कौन सा है, उसका परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक पॉइंट के बाद हर एक मटेरियल क्या होगा, सेचुरेटेड हो जाएगा सारे मॉलिक्यूल। अब फिर से आपने क्या किया, यहाँ पे करंट को बढ़ा रहे थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपने फिर से करंट को घटाना शुरू किया। नेक्स्ट क्या बोलते हैं 90 डिग्री के बाद फिर से घटना शुरू हुआ करंट। जब करंट घटना शुरू हुआ तो आपका फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड कम होता रहा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता रहा तो एचपी आपका कम होता रहा, फील्ड इंटेंसिटी कम होता रहा। जैसे जैसे आप फील्ड इंटेंसिटी कम होता रहा, वो मॉलिक्यूल्स जो है कुछ मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे आते रहे, तो आपका फ्लक्स जो है वो भी घटता गया। एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अपने अपने पहले के जैसे मस्त हो गए, मस्त होके वो लौट गए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो बोले नहीं यार, हमको बोला गया है इधर ही रहेंगे। वही बन गया आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। यहाँ पे जब आपने फील्ड इंटेंसिटी जीरो भी कर दिया तब भी कुछ मॉलिक्यूल्स उधर ही रह गए। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डंडा लेके खड़े हो गए सारे बच्चे एक तरफ, और जैसे टीचर निकला तो कुछ बच्चे क्या हुआ, हल्ला करने लगे, लेकिन कुछ ओबीडियंट बच्चे होते नहीं, भाई टीचर ने बोला है हम इधर ही रहेंगे। अब उनको फिर से घुमाने के लिए दूसरा टीचर आपने क्या किया, आपने फील्ड को उल्टा कर दिया, और जैसे ही आपने फ्लक्स उल्टा किया ये जीरो पे आ गए, फिर से फ्लक्स आपका जीरो। और जैसे जैसे आपने उल्टा डायरेक्शन पे इंटेंसिटी बढ़ाया तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स फिर से उल्टे डायरेक्शन पे मूव होने लगे, और उल्टे डायरेक्शन पे जब मूव होने लगे तो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल उल्टा हो गया, और वो एक पोजीशन पे जाके यहाँ पे जाके सिचुएटेड हो गया, उल्टा डायरेक्शन। फिर से आपने करंट को बढ़ाया और आपका फ्लक्स भी बढ़ने लगा, बढ़ के इस पोजीशन पे ये खत्म हुआ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी आपका क्या है कि जो फ्लक्स अंदर में था मटेरियल का, जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, और यहाँ पे कुछ फ्लक्स रेसिडुअल फ्लक्स बच गए, जिसको हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। अब बच गए ना भाई, मिला रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या है, जितना फ्लक्स बच जाता है जब आप फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर देते हो, यह वाला फील्ड इंटेंसिटी जो है, इस फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर दो, हटा दो, फिर भी इसके अंदर एक डायरेक्शन रह गया और उसके वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हम बोल रहे हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेट बन गया, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल जो था वो एक खुद मैग्नेट बन गया। समझ में आया? अब ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा उसका परमेबिलिटी होगा और जो उसका क्या कहते हैं नेचर होगा, उस नेचर के हिसाब से कि कितने मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीओरिएंटेड कर लेते हैं फिर से जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका लूप जो है वो क्या हो, कितना फोर्स आपको लगाना पड़ता है इसको फिर से जीरो बनाने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है। तो इसी के ऊपर बेस करके आप बोल रहे हो कि अगर लूप वाइडन है तो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा पकड़ के रख रहा है, वो हो जाएगा आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और अगर लूप छोटा है, मतलब आपको कम फोर्स लगाने से ये फिर से जीरो पोजीशन पे आ जाता है, तो वो हो गया आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब वो मैग्नेट उतना अच्छा मैग्नेट नहीं बनेगा। ये जो मैग्नेट है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल,
वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर से खो देगा। ठीक है, अभी समझ में आया? अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल डीसी मशीन में क्या होता है, हमको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म चाहिए स्टार्टिंग के लिए, तो हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे पोल में, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एसी में यूज करेंगे, क्योंकि एसी में अगर आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हो और एसी करंट क्या होगा, बार बार अप डाउन करेगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा उसका, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगा तो आप यहाँ पे देखो फील्ड जो है वो एक बार इस डायरेक्शन से एक बार इस डायरेक्शन से मारेगा, मॉलिक्यूल चेंज होते रहेंगे, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म चेंज होता रहेगा, उसमें आपका हिस्टैरिसीस लॉस आएगा। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। सर जब हम केबल में जब हम लोग करंट पास करते हैं, इसमें कोई भी केबल में सर, हाँ तो उसमें जब हम केबल पास करंट पास करते हैं तो उस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड सर ये कहाँ पे उत्पन्न होता है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सर ठीक है सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। आप जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तब जाके करंट पास होता है और उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हाँ सर। हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके सर। जब कभी भी आपका किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्यों होगा? कि यही मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन की वजह से उसके चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे रीओरिएंटेड होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये नेचर का लॉ है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रहते हैं, हमेशा फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रहते हैं एक दूसरे के। तो ये हो गया भाई हिस्टैरिसीस का फंडा। अब समझते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, एक चीज को समझ में आ गया ना। अब जितना होता है फिर सोचो बैठ के कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक पढ़ते रहो। दूसरा क्या लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है। अब एडी करंट लॉस क्यों होता है उसको समझते हैं। एडी करंट लॉस होता कहाँ पे है बताओ? कोर पे होता है। और जो मटेरियल है ना, कोई भी अगर एक मटेरियल है, एक पीस मेटल का पीस लेते हो, उसके अंदर होता है, उसके अंदर क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है। फिर से वही सारा खेला वही मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर मैंने एकदम शुरुआत से बहुत जोर दिया था, क्योंकि यही सारे मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का ही खेला है और कुछ नहीं है। ये जितने सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, वो मॉलिक्यूल्स जैसे ही आप इसके ऊपर एक वायर लगा रहे हो या फिर इसको एक मैग्नेटिक फील्ड पे दे रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप को रीडायरेक्शन करेंगे। और क्योंकि ये एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, इस टाइप से जब इन्होंने अपने आप को रीओरिएंटेड किया तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा ऐसा तो नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस पे है। और अपने आप को प्लस माइनस करके जब सारे मॉलिक्यूल्स ओरिएंट करेंगे अपने आप को, तो अंदर ही अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और जिसके वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। किसके कहाँ पे? ये अपने इलेक्ट्रिकल करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो मटेरियल जो है, उस मटेरियल के अंदर एक करंट पास हो रहा है। उस अंदर वाले करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। इट इज नॉट योर बैक ईएमएफ। क्यों आ रहा है एडी करंट? कि जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन हुआ, उस ओरिएंटेशन के वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, नाउ दिस एडी करंट इज इनसाइड द मटेरियल। अब इसके वजह से लॉस कैसे हो रहा है? क्योंकि ये जैसे ही करंट पास होगा फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा,
और वो फील्ड जो आपका नॉर्मल जो फील्ड है इस मटेरियल पे, उस फील्ड को अपोज करेगी। तो जितना ज्यादा एडी करंट होगा वो फील्ड को उतना ज्यादा अपोज करेगी। तो आप फील्ड लगाए थे अपने काम के लिए, वो उल्टा अपोज कर रही है। अब इसको रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेटल के पीस को हम काट देंगे, किसमें? लेमिनेशंस पे। हम पतला पतला पीसेस कर देंगे इसको। और जब आप पतला पीस करते हो तो फिर करंट क्या है कि जो बॉडी के अंदर ही मूव हो रहा है ना, जब इसको स्पेस नहीं मिलेगा, इसका पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि जो सर्कुलर करंट होगा वो छोटा छोटा सर्कुलर करंट बनना शुरू करेगा इसके अंदर, जब आप इसको पीसेस को काटोगे। और पीसेस को काटते भी कैसे हैं? पकड़ लो, ये मेरा पूरा अगर कोर बनता सॉलिड पीस का, तो इसको यहाँ पे काटे और दूसरा जो पीस लगाएंगे उसको किधर काटेंगे? उसको उल्टा करके काटे तो बैठाएंगे, इधर बड़ा वाला पीस बैठा देंगे, इधर छोटा वाला बैठाएंगे। तो इसके अंदर जो सर्कुलर करंट फॉर्म होगा, जिस शेप में भी हो जाए, सर्कुलर करंट जो एडी करंट फॉर्म होगा, और उसके ऊपर वाले प्लेट में जो फॉर्म होगा, ये दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इसीलिए लेमिनेशन बनाते हैं। समझ में आ रहा है? एक पीस के लिए पकड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर करंट है इस डायरेक्शन पे जा रहा है, और जब हमने इसके ऊपर उल्टा करके इधर से लगा दिए, उसके वजह से जो करंट पास होगी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरा जो लेयर का मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो आपका जो अल्टीमेट जितना फील्ड स्ट्रेंथ जो अपोज करने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, जो फील्ड स्ट्रेंथ का, उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि एडी करंट कम हो रहा है। एडी करंट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आप जब लेमिनेशंस बना रहे हो इसके अंदर, उस लेमिनेशंस के वजह से करंट के पाथ पे, एडी करंट के पाथ पे आप क्या क्रिएट कर दे रहे हो? आप बैरियर रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हो। रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हो तो एडी करंट कम हो जा रहा है जब आप पीसेस में काट दे रहे हो इसको। क्योंकि एडी करंट कम मूव हो पाएगा जब उसको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगी, तभी जाके ना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ पकड़ बनाएंगे तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, ज्यादा करंट अंदर में फ्लो होगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन दैट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन दैट? यही है आपका एडी करंट। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ना पूरा पूरा। बोलो भाई। अभिषेक, यस सर। समझ में आया? हाँ सर, पूरा नहीं आया सर। सर वो एडी करंट लॉस क्यों नहीं आया? रिपीट करता हूँ। देखो, ऐसे ऐसे बात करते हैं। ये सब सारी चीजों को हटाओ, नोट्स वगैरह ये सारी चीजें हटाओ। देखो होता क्या है, आप कोई भी मटेरियल लेते हो, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलोगे? मैग्नेटिक मटेरियल उसी चीज को बोल सकते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल बनेगा नहीं, डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हो रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसीलिए वो मैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। उतना समझ गए? अब एक मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे तो मैग्नेट नहीं होता है ना, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तब जाके उसके ऊपर उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, वो अपने आप को रीओरिएंटेशन करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हेफाजत डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं और हेफाजत डायरेक्शन पे उनका ओरिएंटेशन है,
तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाते हो तो फिर वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लेके आएगा और सारे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन पे आएंगे, तो एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा उस बार के वो मटेरियल के अंदर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर आप फील्ड को एक बार इस डायरेक्शन पे दिए तो ये सारे मटेरियल पकड़ लो इधर वाले मूव करके बैठ गए। ठीक है, सारे के सारे इधर मूव करके बैठे। अब दूसरी बार आप फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो इस तरफ, तो ये फिर से चेंज होगा, मॉलिक्यूल्स भी अपने आप को उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। इसीलिए जब आप एसी करंट यूज करते हो तो आपका फील्ड चेंज होता है, बाहर वाला फील्ड इंटेंसिटी चेंज होता रहता है, तो मॉलिक्यूल्स भी अंदर में क्या होता है, रीओरिएंट होते रहते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं तो उनके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उस बार के अंदर बन रहा था वो फील्ड भी घूम रहा होता है। तो ये जो फील्ड बनता है अंदर में, लेंस लॉ के हिसाब से क्या है, जो भी जिसको बनाता है वो उसको रोकता है। तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जो फील्ड इंटेंसिटी है इसको रोकना है, उसी डायरेक्शन पे ओरिएंट होता है। तो अब इसको रोकने के लिए ये जो रोकता है ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना जल्दी आप जितना फ्रीक्वेंसी पे आप फील्ड को घुमाओगे वो मॉलिक्यूल्स भी उतने ही स्पीड में घूमते रहेंगे, फील्ड भी उतना ही होता रहेगा। अब डिपेंड करेगा कि मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है। जब आप फील्ड दिए कुछ देर के लिए दिए और फील्ड को हटा दिए तो क्या जो मॉलिक्यूल्स ओरिएंट हुए थे वो अपने जगह पे आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर जगह पे आ जाते हैं तो फिर से आपका फील्ड फ्लक्स जो है इसके अंदर का वो जीरो बन जाएगा। जैसे आप फील्ड इंटेंसिटी को हटाए, फील्ड फ्लक्स जीरो, ये हो गया आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन आपने फील्ड इंटेंसिटी दिया बाहर से कुछ और इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट हुआ और आपने फील्ड को हटा दिया, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी जगह पे नहीं आए, वो उसी ओरिएंटेड पोजीशन पे रह गए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना के बैठ गए। तो ये जो पीस था वो खुद एक मैग्नेट बन गया। यही होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जो खुद मैग्नेट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कैप्चर करके बैठा है। कैसे कैप्चर करके बैठा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ओरिएंटेड रह गए। ये तो उसका प्रॉपर्टी है, ये तो उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब लॉसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको जो फील्ड अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन की वजह से, ये क्या कर रही है कि आपका बाहर का जो फील्ड है ना, इस फील्ड को वो रोक रही है। तो आपका जितना फील्ड आप कपलिंग के लिए यूज करना थे वो कुछ फील्ड आपके हिस्टेरेसिस लॉस पे चले गए, खत्म हो गई बात यहाँ पे। ठीक है, अब एडी करंट की बात कर रहे थे। एडी करंट क्या होगा? जैसे आपने फील्ड इंटेंसिटी लगाया, बाहर से फील्ड दिया उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर, तो उसके मॉलिक्यूल्स तो सेम टू सेम, मतलब वही हो रहा है ना कि मॉलिक्यूल्स जब ओरिएंट हो रहे हैं तो उनके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अंदर में। और क्योंकि वॉल्यूम में है तो फिर वो एक सर्कुलेटिंग करंट पास करता है उस मेटल ब्लॉक के अंदर। अब सर्कुलेटिंग करंट अगर पास हो रहा है तो उस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये भी तो जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोकेगा ना भाई। इसीलिए एडी करंट की वजह से लॉसेस आती है। और एडी करंट को कम करने का तरीका क्या है? हम पीसेस में काट देते हैं अपने पूरे वॉल्यूम को, पूरे जो सॉलिड बॉडी है उसको काटते हैं। काटने से क्या होता है, उस एडी करंट, छोटा छोटा एडी करंट बनता है। एडी करंट नहीं बनता ऐसा नहीं है, पूरे वॉल्यूम पे बनना ही बनना है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाएंगे। लेकिन जो छोटा छोटा एडी करंट बनेगा और उसके वजह से जो फील्ड आएगी वो एक दूसरे लेमिनेशन के ऊपर जब रहेगा ना तो एक दूसरे को काट देगा, खुद अपने आप में बैलेंस करेगा। एक लेमिनेशन का जो फील्ड क्रिएट हुआ वो फील्ड दूसरा उसका अपर वाला फील्ड के वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए एडी करंट कम हो जाता है जब हम एडी करंट का इफेक्ट कम हो जाता है जब हम लेमिनेशन कर देते हैं। छोटा छोटा एडी करंट बनता है, वॉल्यूम उसको ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ गुट नहीं पकड़ पाते हैं, कम मॉलिक्यूल्स पकड़ते हैं, कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। कम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कम करंट फ्लो होता है। तो एडी करंट
उस कोर के अंदर क्रिएट होता है। हिस्टेरेसिस कोर के अंदर के मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन की वजह से आता है, और एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को इसीलिए हम कांस्टेंट लॉस को करते हैं, और क्योंकि उसका ज्यादा वेरिएशन है नहीं, डिपेंड करेगा तो फ्रीक्वेंसी पे करेगा। ठीक है, यस चलो लॉसेस को और थोड़ा सा पढ़ो आप लोग, मशीन्स के लॉसेस को। 8 बज गए हैं, दूसरा क्लास का वक्त हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे डीसी मशीन को लेकर। ठीक है, लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मशीन्स। तो सारे लॉसेस जो पढ़ा है वो कल तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग पे रट्टा हो जाना चाहिए, क्या क्या लॉसेस है, कहाँ कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा रोटेशनल है, कौन सा मैकेनिकल लॉस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सारा चीज समझा दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन होता है चैट बॉक्स पे डाल देना। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर।